जिउतिया के दिन महिलाएं खाने लगी सतपुतिया। हे ईश्वर, 1-2 पुत मत दे देना, देना तो कम से कम 7 गो, नहीं तो गिनई जैसा ज्यादा देना। इसलिए कि पहले हैजा, प्लेग, चेचक महामारी, हमारे पिताजी खुद 7 भाई थे, 6 भाई मर गए हैजा प्लेग में, अकेले बच गए। तो अगर उनके माई को 7 गो लड़का नहीं होता तो पूरा खानदाने खत्म हो जाता। तो उस जमाने में औरतें जिउतिया के दिन सतपुतिया खाती थी कि कम से कम 7 गो लड़का। लेकिन अब जब मेडिसिन साइंस इतना डेवलप है तो भी महिलाएं खा रही हैं सतपुतिया। अब 7 गो पुत्र पैदा करके क्या होगा। भूटान की रानी आई थी भारत में तो कही भारत को शुक्रिया जिसने हमको इतना कुछ दिया। दुनिया को पता है कि भारत ने हमको क्या दिया, लेकिन भारत के लोगों को ही नहीं पता है कि हमने दुनिया को क्या दिया। राम का विवाह वाल्मीकि रामायण के अनुसार तो दोपहर में हुआ था। ये तुलसीदास रात को ले जा रहे हैं। तो विवाह रात में होने से बहुत भारी नुकसान है। अर्जक संघ कोई मामूली संगठन नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि पूरा का पूरा सिविलाइजेशन है। संस्कार, फिलॉसफी से लेकर के सब कुछ क्या नहीं है, इसमें बाकी नहीं है। पूरा का पूरा कल्चर है, सिविलाइजेशन है अर्जक संघ। और जिस दिन अर्जक संघ की पूरी पॉलिसी को, पूरी फिलॉसफी को हम लोग उतार दें अपने जीवन में तो भारत एकदम बदल जाए, रातों रात बदल जाएगा। राम स्वरूप वर्मा ने अगर अपनी लिटरेचर में किसी राजा का नाम लिया है, सम्राट अशोक का। इसीलिए पेरियार ललई सिंह यादव ने जो अपनी लाइब्रेरी बनाई थी उसका नाम था अशोक पुस्तकालय। जगदेव प्रसाद ने जो हाई स्कूल स्थापित किया था कि वो हेडमास्टर से, उसका नाम था अशोक हाई स्कूल। अशोक का बड़ा क्रेज था उस जमाने में। और शोषित समाज दल का जो पहला अधिवेशन डेहरी ऑन सोन में हुआ था इसी रोहतास जिले में, का एक बड़ा गेट बना था सम्राट अशोक के नाम पर। पूरे विश्व के इतिहास में दर्ज है कि पूरी दुनिया के इतिहास में पहला संघ तथागत बुद्ध ने बनाया था। उसके पहले इसका कोई इतिहास नहीं मिलता। राम स्वरूप वर्मा पर बहुत गहरे रूप में बुद्धिज्म का प्रभाव है, क्योंकि आज आप जब उनका पूरा लिटरेचर पढ़िएगा तो सबसे ज़्यादा नाम डॉक्टर अंबेडकर का आता है उनके लिटरेचर में। और जाहिर है कि डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध हो गए थे। ये जो इसमें आप लोगों ने ये जो नीचे नारा लिखा है, जानो जांचो तब मानो, ये वर्मा जी का प्रसिद्ध नारा है। जानो जांचो तब मानो, ये किसने कहा है? एक तथागत बुद्ध ने ही कहा है कि उसको मत मानो, इसलिए कि कोई महापुरुष कह रहा है। उसको भी मत मानो जो कोई कह रहा है कि इस किताब में लिखा हुआ है। पहले जांचो, परखो, और तब अगर लगे तुमको कि मानने योग्य है तब मानो। वही बात तो राम स्वरूप वर्मा जी कह रहे हैं। इसलिए अर्जक संघ के केंद्र में बौद्ध धर्म का ही सिद्धांत है। थ्योरी जिसे अंग्रेजी में थ्योरी कहते हैं, मैं वो कहता हूँ कि वो बुद्धिज्म का थेर है। थेरवाद, थेरी होते थे। इसी थेरवाद से इंग्लिश में थ्योरी का जन्म हुआ है, सिद्धांत का। इसीलिए गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को सिद्धांत कहा जाता है, थ्योरी। और किसी देवी देवता की शिक्षाओं को थ्योरी नहीं कहा जाता है। तो अर्जक संघ के माध्यम से माननीय राम स्वरूप वर्मा ने एक पूरी संस्कृति, एक पूरा सिविलाइजेशन का बिंब दिया है। पूरी संस्कृति उसमें व्याप्त है। अर्जक संघ का
एक अपना फिलॉसफी है, अपनी शिक्षा नीति है, और हर बिंदु पर आप देखिएगा कि क्या समाज का ढांचा हो, क्या राजनीतिक दर्शन हो, क्या संस्कार हो, कैसी विवाह की रीति हो, एक एक बिंदु पर कैसा हमारा त्योहार हो, इस सब तमाम सांस्कृतिक बिंदुओं पर राम स्वरूप वर्मा ने बहुत गहरे में विचार किया है। और वो ये नहीं कहें कि इसको छोड़ो, अगर जिसको छुड़ाते हैं तो उसका विकल्प देते हैं कि ये आपको करना है। हम लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में 16 संस्कार है, और ये संस्कार जन्म लेने से पहले शुरू होता है और मृत्यु के बाद तक चलता है। तो राम स्वरूप वर्मा ने लिखा कि 16 संस्कार अर्चक प्रेमियों का नहीं होगा, सिर्फ 2 संस्कार होगा। उसका विकल्प देते हैं, एक विवाह का और दूसरा निर्वाण का। तीसरा कोई संस्कार नहीं होगा, कारण कि ये सारे संस्कार शोषण के औजार हैं। तो उन्होंने यह दे दी। विवाह के बारे में भी बहुत उनका क्लियर कंसेप्ट था। उन्होंने बहुत सारी चीजों को इतिहास के माध्यम से खारिज किया। वो मानते थे कि विवाह हो तो विवाह करना तो कोई चोरी की बात नहीं है, ये तो खुशी की बात है। तो वो कहते थे कि आप लोग रात में विवाह क्यों करते हैं जब पूरी जनता सोई रहती है? क्या आप चोरी करने जाते हैं? उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है वाल्मीकि रामायण से, और कहा है कि राम का विवाह वाल्मीकि रामायण के अनुसार तो दोपहर में हुआ था, ये तुलसीदास रात को ले जा रहे हैं। तो विवाह रात में होने से बहुत भारी नुकसान है। एक तो लाइट की व्यवस्था कीजिए, बिजली, बत्ती, गाजा बाजा, दुनिया भर के तमाम खर्च आते हैं। तो उनका कहना है कि विवाह दिन में हो, क्योंकि हम लोग चोरी तो करते नहीं हैं, रात में ना हो। ये रात में विवाह होने का उन्होंने कारण बताया है, क्योंकि हर कार्य के पीछे कारण होता है। ये पहली बात तथागत बुद्ध ने ही कहा है वर्ल्ड हिस्ट्री में कि बिना कारण का कोई कार्य नहीं होता है। और विज्ञान की दुनिया की यह सबसे बड़ी खोज है। किसी ने मोटर गाड़ी बनाई, किसी ने रेल, किसी ने जहाज, किसी ने न्यूट्रॉन, किसी ने प्रोटॉन, क्या नहीं बना। लेकिन इससे बड़ी खोज विज्ञान के क्षेत्र में नहीं हुई कि बिना कारण का कोई कार्य नहीं होगा। और यह पहली बात तथागत बुद्ध ने ही बताया था। पूरा यूरोप, वर्मा जी के समय में 34 देश थे, उन्होंने अपने लिटरेचर में लिखा है पूरे यूरोप में। यूरोप के लोग, जिसमें इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, तमाम ये तमाम लोग नहीं जानते थे कि बिना कारण का कार्य नहीं होता है। 16वीं सदी में इधर तक नहीं जानते थे। बेकन पहला आदमी है यूरोप का जो यूरोप में बताया कि बिना कारण का कार्य नहीं होता है। यहाँ गौतम बुद्ध बता दिए 2500 साल पहले 400-500 साल पहले
यूरोप जाना कि बिना कारण का कार्य नहीं होता है। और जब यूरोप जान गया कि बिना कारण का कार्य नहीं होता है, तब वहां पर वैज्ञानिक क्रांति हुई। इसीलिए न्यूटन, गैलीलियो, केपलर, सारे यूरोप के वैज्ञानिक तब पैदा हुए जब तथागत बुद्ध का यह थ्योरी यूरोप पहुंच गया 16वीं सदी में। 16वीं सदी से पहले कोई वैज्ञानिक नहीं हुआ इंग्लैंड में। आप देख लीजिए इतिहास। बुद्ध मामूली व्यक्ति नहीं थे। हम तो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, कभी बीएचयू जाते हैं, कभी जेएनयू जाते हैं, लेकिन हम तो जानते थे कि ये भाई जुलाई कौन सा महीना है कि हम लोग बीए और एमए को जुलाई से सत्र शुरू करते हैं। महीना या तो चैत होगा या तो जनवरी होगा। ओ तो लोगों ने बताया कि सर इंग्लैंड की देन है। हम कि ना इंग्लैंड की देन कैसे होगी? इंग्लैंड वाले तो का साल तो 10 ही महीना का होता था। अक्टूबर माने ऑक्टा, ऑक्टा माने 8, 8वां महीना अक्टूबर। सेप्टा से सितंबर, सेप्टा माने 7, 7वां महीना सितंबर, ऑक्टा। 8वां महीना अक्टूबर और 9वां महीना नवंबर। नोवा से बना है नवंबर, और डेका से बना है दिसंबर। डेका माने 10। ये 10 ही महीना उन लोगों का होता था। 2 महीना तो यहाँ से लोगों ने नकल की भारत से, बुद्धिज्म से। तब उन लोगों ने 12 महीने का साल बनाया। उन लोगों के बुद्धे की कहाँ बात थी कि जुलाई से शुरू करें? तो क्यों होता है? तो जुलाई के महीने में ही तथागत बुद्ध ने अपना प्रथम शिक्षा सारनाथ में 5 भिक्षुओं को दी थी। वो महीना जुलाई था। और वर्षावास की शुरुआत बुद्धिज्म में उसी महीने से होती है, जुलाई से। और सारे लोग अध्ययन में रम जाते हैं। यही कारण है कि न केवल भारत में बल्कि पूरे यूरोप में जुलाई से बीए और एमए का सत्र प्रारंभ होता है। ये भारत की देन है, लेकिन हम लोगों को खुद नहीं मालूम है कि ये हम लोगों की देन है। इसीलिए जब भूटान की रानी आई थी भारत में, तो कही कि भारत को शुक्रिया जिसने हमको इतना कुछ दिया। दुनिया को पता है कि भारत ने हमको क्या दिया, लेकिन भारत के लोगों को ही नहीं पता है कि हमने दुनिया को क्या दिया। हम तो बराबर कहते हैं कि 1 2 3 जो लिखते हैं हम लोग अंग्रेजी में 1 2 3, ये भारत से इंग्लैंड पहुंचा, भारत से। आप अंग्रेजी डिक्शनरी पढ़िएगा तो देखिएगा कि 1 2 3 को अरेबिक कहा जाता है। अरेबिक मैथमेटिक्स के यहाँ स्टूडेंट होंगे तो जानते होंगे। 1 2 3 को अरेबिक कहता है इंग्लैंड वाला। अरेबिक इसलिए कहता है कि इंग्लैंड वालों ने अरब से लिया। अरब वाले उसको हिंदसा कहते हैं कि हम लोगों ने हिंद से लिया, माने भारत से लिया, और वो बुद्धिज्म से लिया। नहीं तो अंग्रेजों को तो 1 2 3 लिखने ही नहीं आता था। वो तो रोमन लिपि में लिखता था। जब लिखना होता था 37 तो क्या लिखता था? 3x रोमन, 3x फिर भी और फिर 2 पाई, इतना लंबा में 37 लिखता था। और एक बुद्ध की जो दुनिया थी, बुद्ध का जो देश था, वो बस 2 ही लिखता था, 3 और 7, काम खत्म। तो भाई इतना बड़ा बड़ा लिख करके 37 38 में हिसाब कीजिएगा तो आपका बिजनेस चलेगा। उसी को लिखते रहिएगा तब तक दुकानदार, ग्राहक चला जाएगा आपकी दुकान से, नहीं चला जाएगा। 37 लिखने में ही एक हाथ का लिखिएगा तो आपकी मार्केटिंग ठप हो जाएगी। इसीलिए यूरोप में व्यापारिक क्रांति नहीं हुई, इसी कारण से नहीं हुई। इतना लंबा लंबा लोग लिखता था। जब यहाँ से लिखने की प्रणाली अरब वालों ने लिया तो 12वीं सदी में वहाँ से इंग्लैंड वालों ने लिया। और जब ये ले लिया तब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़िए। 12वीं सदी से पूरे यूरोप में
व्यापारिक और औद्योगिक क्रांति होती है तो वो बुद्ध के कारण होती है। इसलिए अर्जक संघ के जितने सिद्धांत हैं वो सब कार्य और कारण पर टिके हुए हैं और एक कार्य कारण का जो सिद्धांत है वो बुद्धिज्म की देन है। राम स्वरूप वर्मा को अगर हम लोग वैज्ञानिक बोध का राजनेता मानते हैं तो उसका कारण है कि वो कार्य कारण सिद्धांत को मानते थे। तो वो मानते थे कि जिस समय विदेशी आक्रमण हुआ हमारे देश पर तो लोग रात में शादी करने लगे चुपके चुपके। जब फौज सोई रहती थी, जब पुलिस सोई रहती थी तो रात में शादी करते थे। तो अब तो अपनी आज़ादी आ गई, देश आज़ाद हो गया। अब किस बात की डर है कि आप रात में शादी कर रहे हैं। उस जमाने में तो लोग रात में इसलिए करते थे कि कोई लड़की को लेकर भाग न जाए कि तुम शादी करोगे ये तो मैं करूँगा। और वो बाराती के बारे में भी बताते हैं कि पहले बारात में दुल्हा दुल्हन के घर परिवार के ही लोग जाते थे। वर्मा जी की किताब पढ़िए, उसमें है तमाम चीजें। तो ये बाराती कब से जाने लगे तो उनका कहना है कि जब विदेशियों का हमला हुआ तो दुल्हा दुल्हन भी अपना फौज लेकर चलने लगे। मान लो कि कहीं लड़ाई हो गई रास्ते में तो बाराती दूसरा रहेगा तो भाई कुछ तो ईंटा पत्थर फेंकेगा। तो बाराती का कॉन्सेप्ट आया, लेकिन अब देश आजाद हो गया तो बाराती लेकर किसको मारने जा रहे हो। अब तो बंद करो क्योंकि बाराती 200 ले जाओगे तो बहुत सारा खर्च आएगा। ये वैज्ञानिक बोध था उनका। वो हर चीज के पीछे वो कारण को खोजते थे कि क्या कारण है। सिंदूर दान पर भी उन्होंने लिखा है वर्मा जी ने कि सिंदूर दान से तो भारी नुकसान है। लिखे हैं कि उसमें पारा होता है जो स्किन को खराब करता है। तो इसका भी कारण वो बताते हैं कि विदेशी आक्रमण के कारण लोगों ने सिंदूर देने लगे, क्योंकि विदेशी जो थे बाहरी हमलावर वो जिन महिलाओं पर सिंदूर लगा रहता था उसको नहीं लूटते थे। जिन पर सिंदूर नहीं होता था उसकी लूटपाट वो करते थे। वर्मा जी ने ये कहा है। तो हर चीज का वो कारण खोजते हैं कि क्या कारण है। हमारे यहाँ एक पर्व चलता है जिउतिया, पता नहीं कानपुर में चलता है कि नहीं चलता। इधर चलता है जिउतिया। तो जिउतिया आदमी महिलाएं भुगती हैं अपने लड़का लड़की को जीवित रखने के लिए। जिउतिया माने पूत हमारा जीवित रहे। तो उस दिन खाती क्या है, सतपुतिया। अगर औरत शाकाहारी है तो सतपुतिया खाती है और मांसाहारी है तो गिनई खाती है जिउतिया के दिन। तो गिनई के बहुत सारे बच्चे होते हैं। आज सतपुतिया के 7 को पूत। कोयरी के भी यहाँ लोग मौजूद होंगे, कोयरी वर्ग के, वो लोग जानते होंगे कि सतपुतिया के एक झोंप में एक साथ 7 को फलता है। मैं गिन करके देखा हूँ 7 को एक साथ, इसीलिए उसका नाम सतपुतिया है। माने 7 पूत वाली सब्जी, माने एक साथ जो 7 पूत को पैदा करे। तो जिउतिया के दिन महिलाएं खाने लगी सतपुतिया कि हे ईश्वर 1-2 पूत मत देना तो कम से कम 7 को, और नहीं तो गिनई जैसा ज्यादा देना। इसलिए कि पहले हैजा प्लेग चेचक महामारी, हमारे पिताजी खुद 7 भाई थे, 6 भाई मर गए हैजा प्लेग में, अकेले बच गए। तो अगर उनके माई को 7 को लड़का नहीं होता तो पूरा खानदान खत्म हो जाता। तो उस जमाने में औरतें जिउतिया के दिन सतपुतिया खाती थी कि कम से कम 7 को लड़का हो। लेकिन अब जब मेडिसिन साइंस इतना डेवलप है तो भी महिलाएं खा रही हैं सतपुतिया। अब 7 को पूत पैदा करके क्या होगा। तो राम स्वरूप वर्मा ने बड़ी छोटी छोटी टिप्पणी की है। वो एक बारात में गए थे
उसके एक प्रसंग में उन्होंने लिखा है अपनी किताब में कि एक बूढ़ी औरत वहाँ गीत गा रही थी विवाह का, कि सोने के थाली में जेवना परोसो। तो वर्मा जी उस महिला को बुलाए, बाद में पूछे कि सोना के थाली में खैले बाड़ू, सोना देखले बाड़ू? अतना बबुआ माई गोलस दादी गोलस उहे बतिया गावत तानी। तो वर्मा जी ने इन तमाम चीजों को, वो त्योहार के भी विरोधी थे। वो कहते थे कि इतना त्योहार लोगों ने बना दिया यहाँ, और ये तमाम जो त्योहार हैं, दुनिया के जितने धर्म हैं, सब में जो त्योहार बनाए गए हैं वे या तो सुख के प्रतीक हैं या दुख के प्रतीक हैं। मुहर्रम से लेकर के गुड फ्राइडे सब देख लीजिए। लेकिन भारत एक ऐसा देश है कि जिसके त्योहारों में उत्सव से कोई ताल्लुकात नहीं है, केवल यह शोषण का जरिया है। इसीलिए राम स्वरूप वर्मा मानते थे कि इन ब्राह्मणवादी त्योहारों को खत्म कर दिया जाए। अभी तो अर्जक संघ मैं समझता हूं कि 14 त्योहार मनाता है, 14 है ना, 14 त्योहार मनाता है। तो ये वैज्ञानिक तरीके का स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस तो मनाता ही है, और उधर बुद्ध की जयंती और डॉक्टर अंबेडकर की जयंती, इन लोगों की जयंतियां अर्जक संघ मनाता है। तो अर्जक संघ के रूप में राम स्वरूप वर्मा ने पूरी संस्कृति को पलटने का प्रयास किया है और कर दिया है। लगभग उनका सारा एजेंडा लगभग फिक्स्ड है। अगर इस रास्ते पर 55 साल हो गए ना अर्जक संघ को स्थापित हुए, और इनके साथी भी बड़े धुरंधर थे, जिसमें एक बिहार के ही मशहूर नेता थे ये जगदेव प्रसाद, जिन पर मैंने एक बहुत मोटी सी किताब लिखी है, जगदेव प्रसाद वांग्मय। जगदेव प्रसाद पूरे जीवन में शायद 2 बार विधायक हुए, 2 बार विधायक हुए और 3 बार मंत्री हुए, और राम स्वरूप वर्मा जी 6 बार विधायक हुए और 1 बार मंत्री हुए। अगर राम स्वरूप वर्मा जी विधायक नहीं भी होते, मंत्री नहीं भी होते, तो भी इनके पर्सनालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर राम स्वरूप वर्मा का इतिहास लिखा जाएगा तो विधायकी और मंत्री की हैसियत से नहीं लिखा जाएगा। राम स्वरूप वर्मा का इतिहास यही अर्जक संघ को स्थापित करने के लिए पूरी दुनिया के इतिहास में इनका इतिहास लिखा जाएगा। अर्जक संघ कोई मामूली संगठन नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि ये पूरा का पूरा सिविलाइजेशन है। संस्कार फिलॉसफी से लेकर के सब कुछ क्या नहीं है, इसमें कुछ बाकी नहीं है। एक पूरा का पूरा कल्चर है, सिविलाइजेशन है अर्जक संघ। और जिस दिन अर्जक संघ की पूरी पॉलिसी को, पूरी फिलॉसफी को हम लोग उतार दें अपने जीवन में, तो भारत एकदम बदल जाएगा, रातों रात बदल जाएगा। बहुत सारे सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग को पता ही नहीं है। हमारे यहाँ एक नागों का सिविलाइजेशन था, इस पर डिटेल लिखे हैं ललई सिंह यादव। ललई सिंह यादव इनसे सीनियर थे। 1911 में उनका जन्म हुआ था, वर्मा जी का 1923 में, और जगदेव बाबू का 1922 में। तो वो लड़ाकू थे, मिलिट्री के आदमी थे ललन सिंह यादव। अभी हमने ललन सिंह यादव और राम स्वरूप वर्मा की अर्जक क्रांति और जगदेव प्रसाद की शोषित क्रांति को
पीजी के सिलेबस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रखा है पिछले साल, जिसका दाव पेच 1 साल से चल रहा है कि किस तरह से इनका लगाया हुआ पाठ्यक्रम को हटाया जाए। लेकिन हटाना बहुत आसान नहीं है, हटाना बहुत आसान नहीं है। लेकिन अब पीजी के छात्रों को शोषित क्रांति और अर्जक क्रांति के बारे में पढ़ाया जा रहा है। और क्रांति मतलब हिंसक क्रांति नहीं। राम स्वरूप वर्मा के दिमाग में जो क्रांति की अवधारणा है वह हिंसक नहीं है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि नागों की सभ्यता थी, जिस पर पेरियार ललई सिंह यादव ने भी लिखा है। लेकिन चूंकि उन लोगों को बहुत गहरे में उतरने का समय नहीं था। हमारे यहाँ मगध में शिशुनाग वंश हुआ। वो तो संयोग मनाइए कि शिशुनाग वंश ने, वो मौर्यों से पहले थे, अपने डायनेस्टी के नाम में नाग जोड़ लिए थे। नहीं तो उनकी पूरी की पूरी डायनेस्टी, पूरी की पूरी पूरा वंश चोरी हो जाती। भारत में तो चोरी खूब चलती है ना। मध्यकाल में देखिएगा तो कबीर की जाति चोरी हुई, रैदास की जाति चोरी हुई, दादू दयाल की जाति चोरी हुई। कह दिया गया कि वो ब्राह्मण माँ से पैदा हुए कबीर, तो रैदास ने अपनी माँ का दूध नहीं पिया था, ब्राह्मण कन्या का दूध पिया था। ऐसे करते करते सारे लोगों की जातियाँ चोरी हुई, बड़े बड़े वंश चोरी चले गए, डायनेस्टी। वो तो अच्छा किया शिशुनाग वंश वालों ने कि अपने वंश के नाम के आगे, इसीलिए तो बीच में आप देखिएगा ना, सब लिख दिया है, चमरीपा, धोबीपा, ये कवियों का मैं नाम बोल रहा हूँ। जातीय के आधार पर मेरा नाम रख लिया। चुराओ जाति कैसे चुराते हो। तो वंश यहाँ बड़ी चोरी हुई। वाकाटक वंश था जिसने अजंता में बहुत सारी गुफाएं, बहुत गुफाएं बनाई हैं। तो मैं कहता हूँ कि जो तक्षक, जिसने तक्षशिला नगरी बसाई थी, तक्षक मतलब कि नाग, और तक्षक से ही टक शब्द बना है, टक टक। और इन्हीं टक राजाओं ने टक्का चलाया था, जो आज भी बांग्लादेश की करेंसी है, टक्का। और टक्का इन टकों ने बनाया, और टकों ने जहाँ टक्का बनाते थे, सिक्का ढालते थे, उसको आज भी हम लोग टकसाल कहते हैं। टकों का था टकसाल। आज भी पंजाब में जाइएगा तो टकों की लिपि थी, टाकरी लिपि, उन लोगों की भाषा थी टक भाषा। वेंसांग जब इंडिया आया था तो वो पश्चिम पंजाब होते हुए आया था, तो उसने टक देश का उल्लेख किया है। टक का अपना देश था, टकों का, नागों का। इसी टक से मैं कहता हूं कि ग्रीक का शब्द टेक्टन बना है, तक्षक। तक्षक माने क्या? शिल्पकार, कारीगर। उसी से तो अर्जक संघ जुड़ा हुआ है। और तक्षक से ही ग्रीक वालों ने बनाया टेक्टन, और उसी से अंग्रेजी का शब्द बना है टेक्स्ट, टेक्सचर, टेक्निक, टेक्सटाइल। ये सब टकों की देन है, जिन लोगों ने पहली बार भारत में टकसाल बनाया, टका नामक सिक्का चलाया, टाकरी लिपि चलाई। इसीलिए मैं तो कहता हूं, जबकि कर्नाटक में जो टक है वो नागों का है, तो लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि प्रोफेसर साहब क्या बोल रहे हैं। कर्नाटक, यहाँ कश्मीर में तो एक पूरा कर्कोटक वंश ही था, जिसने बहुत लंबे समय तक कश्मीर में शासन किया था। कर्कोटक वंश, उसको नागवंशी ही माना जाता था। कर्कोटक वंश, उसमें भी टक है। वाकाटक वंश, उसमें भी टक है। ये जितने टक वाले हैं ना, अमरकंटक, कटक, एक तमाम ये नाग सिविलाइजेशन के हैं। और नाग सिविलाइजेशन का देखिएगा तो वहाँ कश्मीर में अनंतनाग में जो नाग है, इन नागों के कारण है। राजस्थान के नागौर में जो नाग है वो इन्हीं के कारण है।
मध्य प्रदेश में जो नागदा है इन नागों के कारण है, महाराष्ट्र में जो नागपुर है इन नागों के कारण है। बड़ी लंबी इन लोगों की व्याप्ति थी, दूर दूर तक। चाइना में आज भी एक बौद्ध स्तूप है जिसको नाग सेन कहा जाता है। जो लोग नाग पर ज्यादा बल देकर बोलते थे वो नाग को नांग बोलते थे। इसीलिए आप दिल्ली जाइएगा तो आज भी एक मेट्रो रेलवे स्टेशन का नाम नांगलोई है, ये नागों के नाम पर। नागों का बहुत व्यापक, बहुत विस्तृत सिविलाइजेशन था, बहुत बड़ा देश था, बहुत दूर दूर तक उनका शासन था। और आप आश्चर्य मत कीजिएगा कि जापान का नागासाकी भी इसका अपवाद नहीं है। इसलिए आप मुहावरा प्रचलित है कि इंग्लैंड का जब हुकूमत था तो उसके हुकूमत में सूरज कभी नहीं डूबता था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों का शासन भारत पर भी था, अंग्रेजों का शासन अमेरिका पर भी था, अंग्रेजों का शासन ऑस्ट्रेलिया पर भी था। तो भारत में सूरज जब डूबता था तो अमेरिका में उगता था, और अमेरिका में जब सूरज डूबता था तो भारत में उगता था। इसीलिए कहा जाता है कि अंग्रेजों के हुकूमत में सूरज कभी नहीं डूबता था। तो आप लोग एक कहावत पढ़ते हैं क्या कि पृथ्वी जो है नाग के फन पर टिकी हुई है। इसका कारण यही है कि नागों का जो साम्राज्य था बहुत व्यापक था, और हमने नाग तक्षक का जो टक बताया और टक सिविलाइजेशन का जो हमने टेक्सचर और टेक्सटाइल और टेक्निक से वहाँ तक जोड़ा इंग्लैंड से, ये तमाम चीज़ें नाग साम्राज्य की व्यापकता के प्रमाण हैं। इस पर तो कृष्ण भगवान भी कहे हैं कि मैं नागों में शेष नाग। आश्चर्य कि शेषनाग के सिक्के हम लोगों को मिल चुके हैं। शेषनाग नाम का व्यक्ति राजा था, इसका पूरा इतिहास मिल चुका है, और इंग्लैंड के म्यूजियम में शेषनाग के सिक्के 4 या 5 रखे हुए हैं। मतलब कि शेषनाग का अस्तित्व था। ये इतिहासकारों ने बड़े बड़े बहुजन राजाओं को या तो सांप घोषित कर दिया, या तो भैंसा घोषित कर दिया, या तो लंगूर भाल घोषित कर दिया, और उनका इतिहास गायब। क्या भाई? मुचलिंद नाग ने रक्षा की थी गौतम बुद्ध का, तो मुचलिंद नाग ने बड़े बड़े दान किया है, बड़े बड़े गुफाओं को। उन्होंने बुद्ध की रक्षा की थी, तो उसको बताया कि वो तो सांप था। अरे सांपे दान करता है? क्या बेवकूफी भरा तुम्हारा इतिहास है। वर्मा जी ने बहुत सारी बातों को उन्होंने लिखा है। ये 2 नंबर का इतिहास लिखना और पढ़ना बंद करो, वास्तविक इतिहास पढ़ो। इसीलिए मैं कहता हूं कि वर्मा जी ने पूरा का पूरा सिविलाइजेशन को ही पलट दिया है ऑब्जेक्शन के माध्यम से, जिसका महत्व हम लोग नहीं समझ पा रहे। एक मामूली चीज, ये तमाम जितने लोग यहाँ बैठे हैं समझते होंगे कि लाइब्रेरी जो है वो इंग्लिश का शब्द है, लाइब्रेरी, जिसको पुस्तकालय कहते हैं। सम्राट अशोक का आप अभिलेख पढ़िएगा तो जो पश्चिम उत्तर में जो उसके शिलालेख हैं अफगानिस्तान में, उसमें स्क्रिप्ट लिपि को सम्राट अशोक ने लिपि लिखा है। लिपि LIBI, लिपि माने लिपि। आज जब लिपि का विकास हो जाएगा तभी ना आप किताब लिखिएगा। जब लिपि नहीं रहेगी तो किताब कैसे लिखिएगा? तब तो खाली फोटो बनाइएगा। तो जब लिपि का विकास सम्राट अशोक ने किया तो लिपि शब्द से ग्रीक और लैटिन में लीबर शब्द बना। लैटिन भाषा में किताब को लीबर कहा जाता है, LIBER। और जब किताब लिखा जाएगी तभी ना आप स्टॉक कीजिएगा। तो लीबर जब लिखा गया तब अंग्रेजों ने लाइब्रेरी शब्द बनाया। माने लाइब्रेरी की यात्रा भारत से जाती है किधर? इंग्लैंड की तरफ।
भारत ने पहली बार लिबी का प्रयोग किया। लैटिन वालों ने उसके हिसाब से किताब के लिए लीवर शब्द का प्रयोग किया और लीवर के बाद अंग्रेजों ने उसी लीवर से लाइब्रेरी शब्द बनाया है। इतिहास भारत से इंग्लैंड की तरफ शिफ्ट होता है, इंग्लैंड से भारत की ओर नहीं। तो तमाम चीजें या तो हम लोग जानते नहीं हैं या जानबूझ करके बहुत सारी चीजें छिपा ली गई हैं जिससे हम लोग को पता ही नहीं चलता है कि सही इतिहास क्या है। इतना तो छोड़ दीजिए, आपको अशोक के 5वें शिलालेख में सीधे सीधे पुलिस शब्द मिलेगा। पुलिस, पू, अल्लाह में हरस की मात्रा और दंत स, पुलिस। पूरे वर्ल्ड के इतिहास में पुलिस शब्द का पहला प्रयोग सम्राट अशोक ने किया है। ये अंग्रेजी शब्द नहीं है। और आपको आश्चर्य होगा कि राम स्वरूप वर्मा ने अगर किसी अपनी लिटरेचर में किसी राजा का नाम लिया है तो फिर से पढ़िएगा सम्राट अशोक का। इसीलिए पेरियार ललई सिंह यादव ने जो अपनी लाइब्रेरी बनाई थी उसका नाम था अशोक पुस्तकालय। जगदेव प्रसाद ने जो हाई स्कूल स्थापित किया था जिसके वो हेडमास्टर से, उसका नाम था अशोक हाई स्कूल। अशोक का बड़ा क्रेज था उस जमाने में। और सोशिस्ट समाज दल का जो पहला अधिवेशन डेहरी ऑन सोन में हुआ था इसी रोहतास जिले में, तो उसका एक बड़ा गेट बना था सम्राट अशोक के नाम पर। बहुत सारे लोग गए होंगे उस अधिवेशन में। जो सोशिस्ट समाज दल का पहला अधिवेशन था तो उसका एक गेट सम्राट अशोक के नाम पर था और एक गेट गौतम बुद्ध के नाम पर था। तो अशोक का बहुत प्रभाव था। 52 लाख वर्ग किलोमीटर में जिसकी हुकूमत थी, पूरा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत से लेकर नेपाल, बर्मा, बांग्लादेश सभी उसके हुकूमत के अंतर्गत थे। उस समय दुनिया की जितनी आबादी थी उसके सैकड़े 33 आदमी अशोक के हुकूमत में रहता था। और तब भारत को स्वर्ग कहा जाता था। भारत को स्वर्ग कहा जाता था। और आज भी चीन, जापान और कोरिया का डिक्शनरी पढ़िएगा तो चीन, जापान और चाइनीज, कोरियाई और जापानी भाषा के डिक्शनरी में भारत को ही स्वर्ग लिखा हुआ है। तिहांजू स्वर्ग को बोला जाता है। और वो भारत को, बौद्ध भारत को, अब सोचिए कि आपका देश कैसा रहा होगा कि चीन, जापान और कोरिया की डिक्शनरी आज भी यह बताती है कि भारत ही स्वर्ग है और हम भारत के लोग आसमान में स्वर्ग खोज रहे हैं। तब फाहियान अपनी डायरी में लिखा है, जो भारत आया था 4वीं सदी में, उसके साथ एक मित्र आया था, उसका नाम था ताओचिंग। तो फाहियान ने लिखा है कि अभूतपूर्व देश है। पटना आया तो देखा कि सम्राट अशोक का जो राज प्रसाद था वो जस का तस है। 500 साल बाद भी उसकी एक ईंट नहीं खिसकी थी। कैसा बनाया होगा वो, कौन सा गारा और चूना लगा होगा कि 500 साल बाद भी वो इमारत जस की तस थी। और उंगली दबाते हुए दांतों में लिखा है अपनी डायरी में, यह आदमी के बूते की बात नहीं है ऐसा बनाना। सीधे लिखा है, मानो भूत बनाया है, यहां तक उसने लिख दिया। तो ताओचिंग ने कहा कि सुनो फाहियान, मैं अपने देश नहीं लौटूंगा। अब सोच लीजिए कि भारत कैसा रहा होगा। कहा कि मैं अपने देश नहीं लौटूंगा।
अब इसी देश में रहना है और यहीं मरूंगा, और नहीं लौटा चीन, यही मरा। और कहा कि अगर कोई पुनर्जन्म भी होता होगा तब, क्योंकि अर्जक संघ पुनर्जन्म को नहीं मानता है, तो लिखा है कि अगर कोई दूसरी जिंदगी मिले तो मैं बौद्ध भारत में ही पैदा लेने की कामना करता हूं। ऐसा आपका देश था। तो मैं समझता हूं कि काफी कुछ बोला जा चुका है। वर्मा जी ने एक और बात कही है। वर्मा जी की तो बातें मैं इस 21वीं सदी में भी कहने की हिम्मत नहीं रखता हूँ, जो उन्होंने इतने साल पहले कह दी है। वर्मा जी ने कहा है कि शास्त्र का मतलब क्या है? शास्त्र का मतलब है जिससे शासन किया जाए, वो शास्त्र है। तो अभी शासन किससे किया जा रहा है? संविधान से। तो संविधान ही सबसे बड़ा शास्त्र है। और संविधान के खिलाफ जो शास्त्र बोलते हैं वे सभी दंडनीय हैं। माने जितने शास्त्र हैं, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य का स्मृति, उसमें अब जितनी बातें लिखी गई हैं वे शास्त्र नहीं हैं, वे दंडनीय हैं। क्योंकि भारत का संविधान ही शास्त्र है। शास्त्र का मतलब ही होता है कि जिसे शासन किया जाए। चलिए, बहुत सारी बातें हुई, आप लोगों ने सुना। आप लोगों के प्रति आभार। जय अर्जन।